एपिसोड की शुरुआत होती है और हम गुबाई को देखते हैं जो अपने एक एल्डर के सामने होता है। एल्डर उसे डांट रहे होते हैं। वो कहते हैं तुम बहुत आगे चले गए हो, तुम्हें गांवहैन के स्पिरिचुअल पूल को पूरा डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए था। वैसे भी मैं गू फैमिली का एक एल्डर हूँ, आखिर ऐसा इनजस्टिस मैं कैसे होने दे सकता हूँ। ये कहते हुए एल्डर गुस्से में दिख रहे थे, साथ ही वो हाथ से पैसों का इशारा कर रहे थे, यानी कि एल्डर गुबाई से घूस मांग रहे होते हैं। गुबाई इशारे को देखकर समझ जाता है। वो जवाब देता है कि एल्डर मैंने उसका स्पिरिचुअल पूल डिस्ट्रॉय नहीं किया है। लेकिन एल्डर उसकी बात काट के कहते हैं तुम इनोसेंट बनना बंद करो, मुझे सब कुछ पता है। फिर गुबाई कुछ हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन्स और एक जबरदस्त हाई ग्रेड आर्टिफैक्ट निकालकर एल्डर को गिफ्ट के तौर पर पेश करता है। वो कहता है वैसे एल्डर ये आपके लिए कुछ गिफ्ट हैं जो मैं लाया हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब पसंद आएंगे। उन वैल्यूएबल चीजों को देखकर एल्डर शॉक हो जाता है। एक हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन हजारों नॉर्मल स्टोन के बराबर होता है और उसके साथ एक रेयर स्वॉर्ड देखकर वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो कहने लगता है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर वैल्यूएबल है। गुबाई एल्डर से कहता है कि जब तक आप मेरा साथ देते रहेंगे ऐसे ही और भी बहुत सारे गिफ्ट्स आपको मिलते रहेंगे। एक बार ये मैटर पूरी तरह से सेटल हो जाए तो ऐसे ही और भी ज्यादा गिफ्ट्स होंगे आपके पास में। मुझे पता है कि एल्डर आप कल्टीवेशन के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आपको बहुत से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में, लेकिन आप चिंता मत करो, जब तक मेरा साथ देंगे मैं हमेशा आपकी हेल्प करने को तैयार रहूंगा। ये सुनकर एल्डर का चेहरा खुशी से चमक उठता है। वो कहता है गुबाई तुम बहुत ही अच्छे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। ये कहकर वो खुश हो जाता है। गुबाई फिर कहता है कि ठीक है एल्डर मैं चलता हूँ और वहां से निकल जाता है। बाहर आकर उसका सर्वेंट कहता है मास्टर मैं सोच नहीं सकता था कि एल्डर आपका साथ देंगे। गुबाई जवाब देते हैं कि ये सारे एल्डर्स बहुत ही ज्यादा कमीने हैं, इनको बस लालच देना पड़ता है, ये कुछ भी करने को तैयार है। वो आगे सोचता है गुहैन के सपोर्ट में 10 एल्डर्स हैं जो बहुत करप्ट है, मुझे एक एक करके सबको अलग करना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है गुहैन की तरफ। उसका सर्वेंट आकर उससे बताता है कि मास्टर मुझे अभी पता चला है यंग मास्टर गुबाई एल्डर गुई के घर से बाहर आए हैं। ये सुनकर गुहैन थोड़ा परेशान होता है, लेकिन फिर वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। वो जरूर एल्डर को मनाने गया होगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, ये सारे एल्डर्स तो पिछले 10 साल से मेरे साथ ही हैं। मैं हर साल इन्हें बहुत सारे रिसोर्सेज देता हूं ताकि ये लॉयल रहें। ये इम्पॉसिबल है कि कोई एल्डर उसके साथ हो जाए। और वो सर्वेंट से कहता है कि जाके गुबाई पर नजर रखो। फिर सीन लोंगटियान की तरफ शिफ्ट हो जाता है जो अपने एक एल्डर के साथ वो गुस्से से कह रहा था कि गुबाई को साइड करने के लिए मैंने गुहैन को इतना ट्रेन किया और उसे अपने प्लान में शामिल किया, लेकिन ये बेवकूफ भी बेकार साबित हो रहा है। एल्डर कहता है यंग मास्टर हम ऐसे ही गुहैन को हारते नहीं देख सकते। गू फैमिली पर कंट्रोल करने के लिए उसका लीडर बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन गुबाई के पास अब बहुत सारे रिसोर्सेस आ गए हैं, मुझे नहीं लगता है कि गुहैन कुछ कर पाएगा। लोंगटियान उसे एक स्पेस रिंग देते हुए कहता है मैं शैडो गॉड पैलेस से वापस आया हूं और इस रिंग में बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, ये उसे दे दो, इतनी जल्दी हम हार नहीं मानेंगे। और वैसे भी मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं, उसे भी फ्यूचर में उसकी बहन की तरह व्हील चेयर पर बैठने जैसा बना दूंगा, बस एक बार मैं सेक्ट मास्टर बन जाऊं फिर मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। एल्डर कहता है मैं आपकी सेक्ट लीडर बनने में हेल्प करूंगा, लेकिन बाद में मुझे भूल मत जाइएगा। लोंगटियान उससे तसल्ली देते हुए कहता है कि बस तुम काम करो, बाकी मैं देख लूंगा। अब सीन शिफ्ट होकर नियली की तरफ आता है। वो अभी भी माउंटेन एंड रिवर मैप के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था। वो सोचता है सच में इस मैप के अंदर की एनर्जी बहुत ही स्पेशल है। हेवनली डाउ के साथ मर्ज होने के बाद ये एनर्जी बहुत तेजी से मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी बॉडी फट जाएगी। और वो एनर्जी को कंडेंस करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो अपने सोल रियल में अपनी स्पिरिचुअल ट्री को देखता है जो अब बहुत बड़ा हो गया था और उसके ऊपर से पेटल्स भी निकल रहे होते हैं। वो कहता है ये ट्री मेरे लिए और भी ज्यादा सुइटेबल होता जा रहा है। फिर वो ध्यान लगाकर फिर से कल्टीवेशन करने लगता है और सोचता है कि ऐसे ही मैं ब्रेक थ्रू कर लूंगा। वहीं पर शियाओ यू सब कुछ देख रहा होता है। वो हैरान रह जाता है। वो सोचता है सच में नियली पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। एक टाइम था जब मैं उससे ज्यादा पावरफुल था, लेकिन देखते ही देखते उसने मुझे बहुत पीछे छोड़ दिया है। अगर ऐसे ही वो तेजी से कल्टीवेशन करता रहा तो मैं कभी उसके बराबर नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे भी तेजी से कल्टीवेशन करना होगा। जब वो ये सोच ही रहा था तब नियली की बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बर्स्ट होता है। आसमान में एनर्जी फैल जाती है और उसका ब्रेक थ्रू शुरू हो जाता है। शियायू और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है सच में नियली इतनी तेजी से ब्रेक थ्रू कैसे कर रहा है। नियली एक ही झटके में डेस्टिनी रियल्म के 6th लेयर तक पहुंच
जाता है। शायू तुरंत नियली के पास पहुंच जाता है। वो पूछता है, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर तुमने कुछ ही पलों में इतना ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। नियली ये सुनकर सोचता है कि कुछ पल, मैं तो 6 मंथ से कल्टीवेशन कर रहा हूं। वो भी शॉक हो जाता है। उसे समझ आता है कि हेवनली डाउ के साथ मर्ज होने के बाद जो नया स्पेस ओपन हुआ था उसमें टाइम अलग तरीके से चल रहा था और बाहर के कुछ पल अंदर के कुछ महीने के बराबर थे। ये सोचकर वो फिर से उसी स्पेशल स्पेस में एंटर कर जाता है और सोचता है ये जरूर इस ट्री की वजह से हुआ होगा। वो स्पिरिचुअल ट्री की तरफ हैरानी से देख रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये ट्री उसके अंदर है क्यों। उसे लगता है कि इस ट्री से टाइम एंड स्पेस की एनर्जी का पूरा समुंदर बाहर आ रहा है, जो कि एक बिल्कुल अलग ही लेवल की पावर है। उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्या ये डायरेक्ट उसकी टाइम एंड स्पेस बुक से कनेक्टेड है, क्योंकि बुक भी तो टाइम एंड स्पेस की ही एनर्जी को कंट्रोल करती है। पर फिर भी उसे ये देखकर हैरानी होती है कि इस ट्री के अंदर भी वही एनर्जी भरी हुई है। कुछ देर सोचने के बाद वो एक डिसीजन लेता है और उस ट्री में अपनी हेवनली लॉ एनर्जी डालना शुरू कर देता है, ये देखने के लिए कि क्या होता है। जैसे ही वो ऐसा करता है उसे एक अजीब सा एहसास होता है। उसे महसूस होता है कि इस जगह का टाइम बिल्कुल अलग से चलता है, यानी अंदर का टाइम बाहर के मुकाबले बहुत स्लो है। ये देखकर उसे असली खुशी होती है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो इस जगह का इस्तेमाल अपनी कल्टीवेशन को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कर सकता है। वो सोचता है कि ये तो बढ़िया है, फिर तो मैं यहाँ बैठकर अच्छे से कल्टीवेशन कर सकता हूँ और अपनी स्ट्रेंथ को जल्दी से बढ़ा सकता हूँ। वो वहाँ बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। उसका मन होता है कि अगर वो इसी तरह मेहनत करता रहा तो वो जल्द ही अपने कल्टीवेशन लेवल तक पहुंच जाएगा, जो कि उसका बहुत बड़ा गोल है। और वो अपनी पूरी कंसंट्रेशन लगाकर लगातार कल्टीवेट कर रहा होता है। नियली को ऐसे ही कल्टीवेट करते हुए काफी टाइम गुजर जाता है और वहां मौसम बदलने लगा था। समर आ जाता है और फिर विंटर भी आ जाता है और दिन और रात होती रहती है, लेकिन नियली को इन सब से कोई भी मतलब नहीं होता है। वो अपनी मेडिटेशन में इतना ज्यादा डूब चुका था कि उसे बाहर की दुनिया का कोई भी होश नहीं रहता है। उसके अंदर जो हेवनली स्टार्स होते हैं वो इस इंटेंस कल्टीवेशन की वजह से घटने लगते हैं, यानी कंडेंस। वो देखते ही देखते ज्यादा सॉलिड और क्लियर दिखाई देने लगते हैं। यह देखकर नियली को और भी ज्यादा जोश आ जाता है और वो सोचता है कि उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि वो डायरेक्ट ब्रेक थ्रू कर सके। और कुछ और टाइम गुजरने के बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर के हेवनली स्टार्स पूरे तरीके से कंडेंस हो चुके हैं और अब बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। वो खुद से कहता है, बस अब मैं बिल्कुल करीब हूँ, कुछ ही देर और मैं डायरेक्टली हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन रियल में पहुंच जाऊंगा। इस उम्मीद से वो अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा जोर से कंडेंस करने लग जाता है और अचानक उसकी बॉडी से एनर्जी का एक पावरफुल बर्स्ट होता है। यह दिखता है कि उसका कल्टीवेशन लेवल एक नए स्टेज में पहुंच गया है और उसकी पावर्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। तभी बाहर से उसे शाओयू की आवाज सुनाई देती है। वो उसे बुला रहा होता है, नियली नियली। वो अपनी कल्टीवेशन स्टेट से बाहर आता है और तब हम सब उसे क्लियर देखते हैं। नियली की अपीयरेंस पूरी बदल चुकी होती है। वो पहले जो एक छोटा सा लड़का था वो अब एक मैच्योर लंबे काले बाल और हैंडसम यंग मैन बन चुका है। उसका चेहरा बदल गया था, उसकी बॉडी भी पहले से ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देने लगती है। शायू उसे देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो पूछता है, नियली आखिर तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे थे? नियली उसे जवाब तो देता है, लेकिन उस वक्त वो खुद भी अंदर से सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि उसे और आगे जाने के लिए अभी भी कल्टीवेशन करना होगा, क्योंकि वो अभी भी 9 स्टार लेवल तक ही अटका हुआ है। उसे और मेहनत करनी होगी। फिर वो शाओयू से पूछता है, यहाँ आखिर कितना टाइम हो गया है? मैं कब से कल्टीवेशन कर रहा हूँ? शाओयू कहता है कि तुम तो बस कुछ ही पल पहले कल्टीवेशन करने बैठे थे, ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है। ये सुनकर नियली को समझ में आ जाता है कि उसके अंदर का 40 साल बाहर के दुनिया में बस कुछ पल के बराबर थे। वो सोचता है, मैंने अंदर तो लगभग 40 साल तक कल्टीवेशन किया, मुझे लगा बाहर भी इतना ही टाइम गुजरा होगा, लेकिन यहाँ तो बस कुछ ही पल गुजरे हैं। शाओयू उसे देखता है और पूछता है, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? नियली उसे कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मेरे सोल में कुछ चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन एकदम से बढ़ गई है। शाओयू उससे कहता भी है कि तुम तो बिल्कुल अलग दिख रहे हो। तभी नियली को एक और आवाज सुनाई देती है। ये आवाज है उस सोल की जो शैडो गॉड पैलेस से कनेक्टेड है। वो सोल अंदर ही अंदर सोच रही थी, मैं कभी नहीं सोच सकता था कि इस लड़के के पास इतने सीक्रेट्स होंगे, इसकी स्ट्रेंथ इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई। नियली उसकी ये बातें सुन लेता है, क्योंकि अब रिवर एंड माउंटेन मैप पूरा उसके कंट्रोल में है। वो सोचता है, अभी मैं डायरेक्टली जाकर इसे पकड़ नहीं सकता, मेरी स्ट्रेंथ अभी भी उसके लिए काफी नहीं है, मुझे वेट करना होगा। जब मैं और स्ट्रांग हो जाऊंगा तभी मैं इसे पकड़
पाऊंगा। वैसे भी जब तक ये मेरे माउंटेन एंड रिवर मैप के अंदर है ये कहीं भाग नहीं सकता है। जिसके बाद नियली शाओयू के साथ बाहर आ जाता है, ये कहते हुए कि चलो देखते हैं हमने कितना ट्रेजर कलेक्ट किया है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम गू क्लैन के मेन हॉल को देखते हैं, जहां गुहेंग और गुबाई एक दूसरे के सामने खड़े हैं और उनमें बहस चल रही होती है। गुहेंग कहता है आज सारे एल्डर्स और हमारे लीडर्स यहाँ पर हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे जस्टिस मिलेगा। जिस पर गुबाई कहता है वो तुम थे जिसने बाहर वालों के साथ मिलकर मेरी अलायंस को तबाह करने की कोशिश की है, तो क्या मैं अपने लोगों की मदद ना करता। गुहेंग इस पर गुस्सा होकर कहता है ठीक है, लेकिन तुम बहुत आगे चले गए, तुमने मेरे डिवाइन पूल तक को डिस्ट्रॉय कर दिया। हमें पता है कि हमारे क्लैन के पास इतने ज्यादा डिवाइन पूल भी नहीं है। अगर ऐसे ही तुम लोग अपनी हरकतें करते रहोगे तो हमारा क्लैन कैसे सरवाइव करेगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। उनकी इस बहस से वहां का माहौल टेंस हो गया था और लगता है कि दोनों आपस में लड़ने ही वाले हैं। तब उनके क्लैन लीडर उन्हें डांटते हैं और उन्हें अलग कर देते हैं। लीडर फिर सभी एल्डर्स से पूछते हैं कि वे इस मामले में क्या फैसला देना चाहते हैं। सबकी नजरें एल्डर्स पर ही होती हैं। पहला एल्डर जो गुहेंग का मास्टर है वो कहता है कि उसे ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, लेकिन उसकी राय में गुबाई को बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये सुनकर गुहेंग खुश हो जाता है। फिर दूसरा एल्डर आता है, वो कहता है कि ये मामला बहुत सीरियस है क्योंकि डिवाइन पूल को नुकसान पहुंचा है जो क्लैन के लिए बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल लॉस है, इस पर सोचने की जरूरत है। अब सबकी नजरें 8th एल्डर पर थी जो हमेशा गुहेंग का साथ देते थे, इसीलिए सबको यही लग रहा था कि अब तो गुबाई बहुत बुरा फंसने वाला है क्योंकि हर कोई 8th एल्डर की बात मानता था। गुहेंग भी बहुत खुश दिख रहा था। अब 8th एल्डर कहते हैं कि डिवाइन पूल का डिस्ट्रॉय होना बहुत ही बड़ा लॉस है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में गुहेंग ने बहुत सारी गलतियां की हैं। मैं हमेशा गुहेंग का साथ देता रहा हूं, लेकिन इस बार नहीं क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो गया है। इस बार गलती गुहेंग की ही है, उसी ने पहले गुबाई पर अटैक किया था। अब ये सुनकर गुहेंग शॉक रह जाता है और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।